चीन के 2025 के सबसे डरावने 10 नकली और जहरीले प्रोडक्ट। रिपोर्टर ने जान जोखिम में डालकर जो खौफनाक तस्वीरें रिकॉर्ड की, उनमें नंबर 1 को तो सीधे कैंसर बनाने वाली मशीन कहा जा सकता है। दिख जाए तो गलती से भी मत खरीदना। 2024 तक चीन में सामाजिक उपभोक्ता वस्तुओं की कुल खुदरा बिक्री 25 ट्रिलियन युआन की सीमा पार कर चुकी है और ऑनलाइन खपत 6.5% की वृद्धि दर के साथ लगातार फैल रही है। इस फले फूले उपभोक्ता बाजार के पीछे निगरानी और नियंत्रण की शक्ति लगातार बढ़ाई जा रही है और तकनीकी साधन भी दिन ब दिन अधिक उन्नत हो रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि आखिर ये काले दिल वाले प्रोडक्ट इतने बड़े ट्रिलियन स्टेरिया बाजार में कैसे दरारें निकाल लेते हैं और उपभोग उन्नयन की लहर में एक ऐसा घाव बन जाते हैं जो भरता ही नहीं। आज मेरे साथ चलिए और मिलकर चीन के सबसे भयानक 10 काले दिल वाले उत्पादों को देखते हैं। महिलाओं को हर महीने जिस एक चीज का सामना करना पड़ता है वह है सैनिटरी पैड का इस्तेमाल। ये तो एक ऐसा उत्पाद होना चाहिए जो शरीर के बेहद करीब सुरक्षा दे, साफ सुथरा हो और भरोसेमंद हो। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की ये सबसे बुनियादी जरूरत दरअसल औद्योगिक कचरे के ढेर से उठाकर बनाई गई हो सकती है। 2025 में चीन के 315 कार्यक्रम और चाइजिंग जांच दोनों को उपभोक्ताओं से शिकायतें मिली कि शानडोंग प्रांत के जिनिंग शहर के लियांगशान काउंटी की एक कंपनी लंबे समय से घटिया सैनिटरी पैड और शिशुओं के डायपर बेच रही है। मात्रा बहुत बड़ी है और फैलाव भी बेहद व्यापक है। इसी सुरग के आधार पर पत्रकार हे हुमियाओ टाउन पहुंचे और उस बदनाम कंपनी तक जा पहुंचे, लियांगशान शीशी पेपर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड। शीशी कंपनी के लियू महोदय ने पत्रकारों के सामने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया कि उनकी कंपनी सैनिटरी पैड या डायपर बनाती ही नहीं बल्कि कचरा रिसाइकलिंग करती है। यानी देश भर के बड़े बड़े ब्रांड निर्माताओं से उत्पादन में निकले खर्च किए गए खराब माल, कटिंग के बचे हुए टुकड़े और अन्य उत्पादन कचरे को वापस खरीदते हैं। जब पत्रकार उनके गोदाम में गए तो जमीन पर टनों के हिसाब से पैक किए हुए डायपर और सैनिटरी पैड के ढेर लगे थे। कुछ तो बिखरे पड़े थे और बेहद गंदे थे। पूरे इलाके में कचरे की बदबू और आंखों को झकझोर देने वाला दृश्य फैला हुआ था। पत्रकारों के मोटे अनुमान के मुताबिक वहां कम से कम सैकड़ों टन उत्पादन कचरा जमा था। ये तथाकथित माल असल में देश के कई मान्यता प्राप्त ब्रांडों की उत्पादन लाइन से निकले गए अयोग्य उत्पाद थे। वे इनमें प्रति टन 260 युआन से 1400 युआन तक की बेहद कम कीमत पर खरीदते थे, जबकि इनहैन नियम के मुताबिक नश्तर कर देना चाहिए था। फिर वे इन्हीं में से थोड़ा बेहतर हालत वाले सैनिटरी पैड और डायपर छंटते थे, जिन्हें इस इंडस्ट्री में सेकंड ग्रेड प्रोडक्ट कहा जाता है, और दोबारा पैक करके ऊंचे दाम पर बेच देते थे। प्रति टन कीमत 7000 से 8000 युआन तक। मुनाफा साफ तौर पर लूट जैसा था। एक ऐसे गोदाम में जहां कोई भी सैनिटाइजेशन उपकरण नहीं था, पत्रकारों ने अपनी आंखों से इन सेकंड ग्रेड प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग देखी। तथाकथित रिफर्बिशिंग बस इतना था कि एक चौकोर टेबल पर हाथों से पीत पीत कर और छान कर काम किया जाता। दबाकर बिगड़ चुके डायपर को फिर से फुलाया जाता। उसके बाद उसमें फ्लोरेसेंट व्हाइटनिंग एजेंट मिलाया जाता और फिर नए पैकेट में सील कर दिया जाता। लेकिन जिस पैकेजिंग बैग में इन्हें भरा जाता था, उस पर न ब्रांड का नाम होता था, न फैक्ट्री का पता, न कोई नियामक चिन्ह। पूरे प्रक्रिया बेहद घटिया और गंदी थी। किसी भी स्वच्छता मानक की बात ही नहीं थी। लेकिन यही माल आखिरकार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता था और सच से अनजान उपभोक्ता इसे घर ले जाकर खुद के लिए, यहां तक कि नवजात शिशुओं के लिए भी इस्तेमाल कर लेते थे। सबसे डरावनी बात यह थी
कि इसमें मिलाया गया फ्लोरोसेंट व्हाइटनिंग एजेंट त्वचा में जलन और एलर्जी पैदा कर सकता है, खासकर संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में। ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल त्वचा में लालपन, खुजली जैसी परेशानी पैदा कर सकता है। ये शरीर की एंडोक्राइन प्रणाली में हस्तक्षेप कर सकता है, हार्मोन स्तर को प्रभावित कर सकता है और यहां तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकता है। चीन के राष्ट्रीय स्वच्छता मानक GB 15979-2002 के अनुसार फेंके गए स्वच्छता उत्पादों को कच्चे माल या अर्धनिर्मित उत्पाद के रूप में इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। लेकिन मुनाफे की भूख के सामने कानून जैसे कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। अगर मीडिया जांच ने सच उजागर न किया। यात्रा पर जाते समय सुविधा के लिए बहुत से लोग डिस्पोजेबल अंडरवियर खरीदना चाहते हैं। साफ, स्वच्छ, पहने कर फेंक दो जैसे शब्द उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले कीवर्ड बन गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दिखने में सुरक्षित और सुंदर पैकिंग वाले डिस्पोजेबल अंडरवियर आपकी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं? 2025 में चीन के 315 कार्यक्रम में उजागर हुई कई आंतरिक बातें लोगों को सिहरने पर मजबूर कर देती हैं। उस समय CCTV के रिपोर्टर खरीदार बनकर मेंगयांग परिवहन कंपनी में घुसे। जैसे ही वे उत्पादन कार्यशाला में दाखिल हुए, तेज बदबूदार गंध सीधे चेहरे पर आ लगी। सामने बेतरतीब कपड़े, एक तरफ कूड़े का ढेर, मजदूर नंगे हाथों से काम कर रहे थे। उत्पादन टेबल तक को खाने की मेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। तैयार अंडरवियर बने हुए बोरों में ढेर किए गए थे और प्लास्टिक की गंध बेहद तीखी थी। तथाकथित बिना कीटनाशक वाला वादा दरअसल एक सावधानी से रचा गया झूठ था। चीन के राष्ट्रीय मानक GB 15979-2002 के अनुसार डिस्पोजेबल स्वच्छता उत्पादों के हर चरण में बैक्टीरिया प्रदूषण को सख्ती से नियंत्रित करना अनिवार्य है। खासकर स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया को छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मेंगयांग परिधान के कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी भी तथ्यांकित एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन वास्तव में नहीं किया। वे सिर्फ उपभोक्ताओं की मानसिकता को ध्यान में रखकर पैकेजिंग पर बेशर्मी से EO स्टेरिलाइजेशन लिख देते थे। एथिलीन ऑक्साइड सचमुच एक शक्तिशाली गैसीय स्टेरिलाइजर है, जिसे अक्सर मेडिकल उपकरणों की डिसइंफेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी लागत अधिक होती है। कुछ कंपनियों लागत बचाने के लिए इस चरण को सीधे छोड़ देती हैं और डिसइंफेक्शन को एक शब्दों के खेल में बदल देती हैं। और भी घिनौनी बात यह है कि उत्पाद पर लगे दाग छुपाने के लिए कुछ कंपनियों कियांगशुई यानी स्प्रे क्लीनिंग लिक्विड नामक दाग हटाने वाला केमिकल सीधे अंडरवियर पर स्प्रे कर देती थी। इस तेज रासायनिक पदार्थ की गंध तीखी होती है, इसमें संक्षारण क्षमता होती है और मजदूरों को इसे इस्तेमाल करते समय दस्ताने पहनना पड़ता है। लेकिन ऐसे केमिकल से ट्रीट किए गए अंडरवियर बिना किसी चेतावनी के पैक कर बाजार में उतार दिए जाते थे और अंत में ब्यूटी सैलून, स्नान केंद्र, यहां तक कि हाई एंड जगहों तक पहुंच जाते थे। उपभोक्ताओं की सेहत के प्रति यह उदासीनता सिर्फ कुछ कंपनियों की हरकत नहीं थी, बल्कि पूरे उद्योग का छुपा हुआ नियम बन चुका था। CCTV रिपोर्टर ने यूचेंग काउंटी की 10 से अधिक कंपनियों की जांच की और उनमें अलग अलग स्टार पर नकलियां पाया गया। पैकेज पर शुद्ध कॉटन लिखा होता था, लेकिन असल में सस्ता पॉलिएस्टर इस्तेमाल किया जाता था, जिससे लागत तुरंत आधे से भी कम हो जाती थी। नकली स्टेरिलाइजेशन वीडियो और जाली टेस्ट रिपोर्ट्स बाजार में भारी पड़ी थी। यहां तक कि पेशेवर मेडिकल उपकरण कंपनियों भी इससे बच नहीं पाईं, जैसे कि जियानझिचू मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी दावा करती थी कि वह लंगशा और चू डॉक्टर जैसे कई प्रसिद्ध ब्रांडों के लिए OEM करती है। उसके प्रचार सामग्री में सब कुछ बेहद चमकदार दिखता था,
लेकिन वास्तविक संचालन के दौरान वहां भी बिना स्टेरिलाइजेशन के सीधे पैक करना और कियांगशुई स्प्रे करके गंदगी छुपाना जैसी खराब प्रक्रियाएं मौजूद थी। इससे भी ज्यादा विडंबना यह थी कि कर्मचारी आत्मविश्वास से कहते थे कि पॉलिएस्टर अंडरवियर को स्टेरिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, मानो यह उद्योग में सबके लिए एक खुला रहस्य हो। खुलासा होने वाली रात सिर्फ 10 मिनट के भीतर जिन ब्रांडों का नाम लिया गया था, उनके उत्पाद पूरे इंटरनेट से हटा दिए गए। बाजार निगरानी विभाग रातों रात सक्रिय हुए, संबंधित कंपनीज के तैयार माल, अर्ध तैयार माल और कच्चे माल को जब्त किया और व्यापक जांच शुरू की। कई जगहों पर एक साथ परिवर्तन अभियान भी चलाए गए और अवैध बिक्री चैनलों की सफाई की गई। लेकिन सवाल यह है, क्या इसके बाद भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर नहीं होंगी? 2016 में बीजिंग के बायुनलू प्राइमरी स्कूल की एक अभिभावक स्कूल गेट पर बच्चे को लेने के लिए इंतजार कर रही थी। तभी उसने खेल मैदान से आती एक तीखी, चुनने वाली बदबू महसूस की। शुरुआत में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही महीनों के भीतर उसकी बेटी को बार बार नक्सीर होने लगी। मेडिकल चेकअप में नजर अचानक बहुत गिर गई, यहां तक कि कड़ बढ़ना भी लगभग रुक गया। इन लगातार असामान्य प्रतिक्रियाओं ने ही यूं सतर्क कर दिया। जल्द ही वीचैट ग्रुप में यह संदेश फैलने लगे कि दूसरे बच्चों में भी ऐसे ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। माता पिता की घबराहट तेजी से बढ़ने लगी। आखिरकार अभिभावकों के लगातार दबाव के बाद जांच एजेंसी ने निष्कर्ष दिया कि बायुनलू प्राइमरी स्कूल के मैदान की प्लास्टिक रनिंग ट्रैक में कई हानिकारक पदार्थ मानक से अधिक पाए गए हैं। ऐसे मैदानों को लोग जहरीला रनिंग ट्रैक कहते हैं। यह कोई नई किस्म की सामग्री नहीं थी, बल्कि स्कूल के मैदान के अपग्रेड के दौरान कुछ निर्माण इकाइयों ने लागत घटाने के लिए पुराने टायर, पुराने केबल, घटिया रबर जैसे विशाल कचरे को प्रोसेस करके प्लास्टिक ट्रैक बना दी। ये काले कान अक्सर बिना किसी औपचारिक प्रोसेसिंग के होते थे, न कोई उत्पाद विवरण, न गुणवत्ता प्रमाणीकरण। फिर भी बड़ी मात्रा में स्कूलों में पहुंच गए और खुलेआम बच्चों के रोज दौड़ने खेलने की जगह बन गए। सबसे डरावनी बात यह है कि जहरीला रनिंग ट्रैक की समस्या सिर्फ बीजिंग में नहीं थी। 2014 से सुझोउ, वुशी, नानजिंग, चेंगजो, शेंजेन, शंघाई, हैबे जैसे इलाकों में लगातार ऐसे ही मामले सामने आते रहे। उदाहरण के टूर पर हुबेई के वुहान स्थित चांगलोंग नंबर 2 प्राइमरी स्कूल में 2018 की गर्मियों की छुट्टियों में बिछाया गया नया मैदान स्कूल खुलने के कुछ ही समय बाद 100 से अधिक छात्रों में नक्सीर, लाल चक्कते जैसे लक्षण ले आया, जिससे सामान्य पढ़ाई जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहीं जियांगशी के नानचांग के एक किंडरगार्टन में 50 से अधिक छोटे बच्चों को बार बार खांसी और नक्सीर होने लगी, जो वाकई डरने वाला था। तो फिर ये जहरीला रनिंग ट्रैक इतनी आसानी से स्कूलों में कैसे पहुंच गए? चाइना नेशनल रेडियो की जांच के मुताबिक कई स्कूलों की परियोजना टेंडर प्रक्रिया में जांच रिपोर्टों की जल्दसाजी और निगरानी व्यवस्था के नाम मात्र होने जैसी समस्याएं थी। कुछ घटिया कंपनियों डेटा में हेराफेरी करके और जांच योग्यता प्रमाण पत्र का गलत इस्तेमाल करके आसानी से पास हो जाती थी। कुछ स्थानीय सरकारों और शिक्षा विभाग सामग्री के स्रोत और निर्माण प्रक्रिया की प्रभावी जांच नहीं कर पाए, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनने वाला ये काला धंधा वाला सामान आसानी से शिक्षा व्यवस्था में घुस गया। और भी गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि भले ही प्रमाणिक अस्पतालों की जांच में कुछ छात्रों के शारीरिक संकेत फिलहाल स्पष्ट रूप से असामान्य नहीं दिखे, लेकिन लंबे समय तक विशाल पदार्थों के संपर्क में रहे इन बच्चों में आने वाले वर्षों या दशकों में स्वास्थ्य जोखिम उठाएंगे या नहीं, ये अब भी एक अनसुलझा रहस्य है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं
कि क्या माता-पिता की प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा संवेदनशील थी। लेकिन अगर ये सतर्क माता-पिता लगातार पूछताछ न करते, तो क्या ये जहरीला रनिंग ट्रैक हमेशा स्कूल की पीली मिट्टी के नीचे दबा रह जाता और किसी को पता ही न चलता। ये घटना सिर्फ शिक्षा परियोजना का एक घोटाला नहीं है, बल्कि चीन की स्कूल सुरक्षा निगरानी व्यवस्था के लिए एक गहरी चेतावनी भी है। तेज शहरीकरण और शिक्षा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में मानव की कमी और निगरानी की ढिलाई ने कुछ व्यापारियों को मौके दे दिए, जिन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य की कीमत पर अपना मुनाफा खड़ा किया। यह कोई साधारण निर्माण गुणवत्ता समस्या नहीं है, बल्कि खुल्लम खुल्ला काल दिल की मुनाफाखोरी है और अगली पीढ़ी को बेरहमी से जहर देने जैसा अपराध है। बहुत से लोग शायद नहीं जानते कि चीन के कुछ इलाकों में, जिसे सूअर का खून कहा जाता है, उसमें लगभग सूअर का खून होता ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये खुलेआम सब्जी बाजार की दुकानों पर बिकता है, यहां तक कि रेस्टोरेंट की प्लेट तक पहुंच जाता है। मई 2009 में किसी ने रिपोर्ट की कि वुहान के एक घाट पर कुछ लोग बड़ी मात्रा में कृत्रिम सूअर का खून बना रहे हैं। इस सुरग के बाद पत्रकारों ने करीब आधे महीने तक अंडरकवर जांच की। पहली बार जब वे वहां गए तो वे केवल दूर से ही गंदे पानी में भिगोया हुआ सूअर का खून देख पाए। दूसरी बार पत्रकार ने दा पांडंग के मालिक के रूप में पहचान बनाकर उस प्रोसेसिंग ठिकाने में प्रवेश किया और तथाकथित सूअर के खून के बनने की पूरी प्रक्रिया देखी। जो बात सच में घिनौनी थी वो ये कि बनाने की जगह का माहौल बेहद खराब था। एक सिरेमिक बाथटब में आधा टब गंदे बदबूदार लाल रंग के मल पानी से भरा था, जिसमें बड़े बड़े सूअर के खून जैसे टुकड़े तैर रहे थे। हवा में तीखी बदबू फैली हुई थी। कारखाने के मालिक ने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया कि सूअर के खून को जमाने और रंग चढ़ाने के लिए वे फॉर्मेल्डिहाइड, औद्योगिक नमक और रंग देने वाले पदार्थ जैसी सामग्री मिलाते हैं। ये रसायन मूल रूप से इंडस्ट्री में और शवों को संरक्षित रखने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वे इन्हें खुलेआम खाद्य उत्पादन में इस्तेमाल कर रहे थे और रोज लगभग 200 किलोग्राम विभिन्न सूअर का खून बना सकते थे। और भी दरवानी बात यह है कि ये काले धंधे वाला सामान बहुत ज्यादा छल कपट वाला होता है। कृत्रिम सूअर के खून की सतह चिकनी होती है, उस पर ताजे सूअर के खून जैसे बुलबुले भी होते हैं, जिससे आम लोग असली नकली की पहचान ही नहीं कर पाते। कई रेस्टोरेंट में बिकने वाला माओ खेवांग जैसे खून वाले व्यंजन इसी कृत्रिम सूअर के खून से बनाए जाते थे। 16 मई को पत्रकारों की ट्रैकिंग जांच में पता चला कि केवल एक डिलीवरी पॉइंट से ही ये अवैध कारखाना 8 सब्जी बाजारों और 2 रेस्टोरेंट को 10 बल्टी सूअर का खून भेज चुका था। सूअर के खून से लड़ी एक साइकिल शहर में बार बार घूमती थी। सुबह से डिलीवरी शुरू होती थी और शाम को पैसे वसूल कर लौटती थी, जिससे एक पूरा उद्योग चक्र बन गया था। तो आखिर ये कृत्रिम सूअर का खून कहां जाता था? पत्रकारों ने रास्ता ट्रैक किया और पाया कि यह पहले ही चुपचाप नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी के हर कोने में घुस चुका था। गुटियान सिलू की एक ताजा सामान वाली सुपरमार्केट में पत्रकार ने अपनी आंखों से देखा कि डिलीवरी करने वाला सूअर का खून टूफू प्रोडक्ट्स वाले स्टॉल तक बांट रहा था। वहीं क्योको कोर्ट के पास की एक सब्जी बाजार में कृत्रिम सूअर का खून सीधे स्टॉल पर रखकर खुलेआम बेचा जा रहा था, बिना किसी डर के। 4 बार की जांच के बाद पत्रकारों ने आखिरकार कियाओकू जिला उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो के परिवर्तन कर्मियों के साथ मिलकर 5 करीब 300 का खून बनाने वाले ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। मौके से फॉर्मेल्डिहाइड, औद्योगिक नमक, रंग देने वाले पदार्थ जैसी सामग्री बरामद हुई और तब जाकर इस काली सप्लाई चेन का बस एक हिस्सा उजागर हो सका।
हालांकि पत्रकारों ने अवैध कारखानों की अंदरूनी सच्चाई उजागर कर दी, लेकिन लोगों को फिर भी सोचना पड़ा कि ऐसी घटनाएं शहर के कोनों में इतने लंबे समय तक कैसे छुपी रह सकती है। लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचती रहती है और किसी को पता तक नहीं चलता। असल में उस समय वुहान में खड़िया स्वच्छता मानों पर पूरी तरह खरा उतरने वाली सुअर के खून के उत्पादों की कोई भी नियमित उत्पादन लाइन नहीं थी। बाजार में जो सामान बिक रहा था उसका अधिकांश स्रोत अज्ञात था। इसके अलावा जानवरों का खून अपने आप में ही आसानी से कीटनाशक दबा सकता है, इसलिए भले ही वो असली सूअर का खून हो, उसे भी बिना सावधानी के खाना ठीक नहीं। और कृत्रिम सूअर के खून में पहले से मौजूद जोखिम के ऊपर जहरीले औद्योगिक रसायन और जोड़ दिए गए, जिससे उसका नुकसान लोगों की कल्पना से कहीं अधिक बढ़ गया। दवा के कैप्सूल मूल रूप से बीमारी का इलाज करने और लोगों की जान बचाने के लिए होते हैं, लेकिन एक ही रात में वे चीन के आम लोगों के लिए जानलेवा जहर का स्रोत बन गए। 2012 में कैप्सूल के अंदर का रहस्य नामक सीसीटीवी के एक कार्यक्रम ने चीन के दवा उद्योग में मौजूद एक चौंकाने वाला काला सच उजागर किया। जहरीले कैप्सूल। जांच में सामने आया कि ये जहरीले कैप्सूल किसी एक दो बुरे छोटे कारखानों की कारतूत नहीं थे, बल्कि हेबे, झेजियांग और अन्य इलाकों की कंपनियों से जुड़ी एक पूरी अवैध औद्योगिक श्रेणी थी। वे चमड़े के बचे हुए टुकड़ों को बुझा-चुना लगाकर प्रोसेस करते, फिर उन्हें उबालकर औद्योगिक जेलेटिन बनाते और फिर उसे ऊंचे दावों पर दवा कैप्सूल बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेच देते थे। क्योंकि चमड़े को टैनिंग प्रक्रिया में क्रोमियम वाले रसायनों से तैयार किया जाता है, इसलिए औद्योगिक जेलेटिन में अक्सर बड़ी मात्रा में हेक्सावेलेंट क्रोमियम पाया जाता है, जो एक बेहद जहरीली भारी धातु है। जांच में पता चला कि 9 दवा कंपनियों के 13 बैच के कैप्सूल दवाओं में क्रोमियम की मात्रा गंभीर रूप से सीमा से अधिक थी और सबसे ज्यादा तो राष्ट्रीय मानक से 90 गुना तक ऊपर थी। जेजियांग के शिनचांग काउंटी को उदाहरण के तौर पर लें। यह एक छोटा शहर है जिसे कैप्सूल का गांव कहा जाता है। यहाँ सालाना 100 अरब से ज्यादा कैप्सूल बनाए जाते हैं, जो चीन के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 है। लेकिन यही शहर जो कभी कैप्सूल उद्योग से समृद्ध हुआ था, जहरीले कैप्सूल समस्या का सबसे बड़ा प्रभावित इलाका भी बन गया। और भी अफसोस की बात यह थी कि मामला उजागर होने के बाद बड़ी संख्या में कंपनियों को सील कर दिया गया और मजदूर बेरोजगार हो गए। लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं हुआ। 2 साल बाद एक व्यक्ति पान नाम का, जो पहले दवा फैक्ट्री में काम करता था, वेतन बकाया होने के कारण फैक्ट्री के उपकरण कर्ज चुकाने के बदले ले गया और खुद अलग होकर फिर से अवैध रूप से जहरीले कैप्सूल बनाने लगा। 2014 में पान ने निंघाई काउंटी में एक फैक्ट्री किराए पर ली, 10 गांव वालों को भर्ती किया और फिर से अपने पुराने धंधे में उतर गया। पक्की तकनीक, पूरा उपकरण, पुराने बिक्री चैनल और रोक न पाने वाला मुनाफा, इन सब ने उसे यह जानते हुए भी कि यह गैरकानूनी है, जोखिम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने औद्योगिक जेलेटिन से खाली कैप्सूल बनाए और केवल 5 महीनों में ही 90 मिलियन कैप्सूल बाहर बेच दिए। जब पकड़ा गया तो उसके उत्पादों में क्रोमियम की मात्रा अधिकतम 65 गुना तक सीमा से ऊपर थी। ये दिखने में साधारण दवा कैप्सूल एक बार शरीर में चले जाएं तो जिगर, किडनी, यहाँ तक कि जीन पर भी ऐसे नुकसान कर सकते हैं जिन्हें पलटना बेहद मुश्किल हो। और पान की कहानी कोई अकेला मामला नहीं था। 2012 के बाद विभिन्न इलाकों की पुलिस के संयुक्त अभियान में कुल 228 संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा गया, 28 संबंधित कंपनियों को सील किया गया, 500 मिलियन से अधिक समस्या वाले कैप्सूल शामिल पाए गए और क्रोमियम सीमा से अधिक वाली दवाओं के
1.23 बिलियन से ज्यादा कैप्सूल वापस मंगाए गए। यह एक बेहद व्यापक और बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाली खाद्य दवा सुरक्षा आपदा थी। चिंता की बात यह है कि औद्योगिक जेलेटिन सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है। जेली, दही, कैंडी जैसी चीजों में भी जेलेटिन को जमाने वाले पदार्थ के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलो दही में केवल 0.05 युआन के खाने योग्य जेलेटिन की जरूरत होती है। अगर उसकी जगह और सस्ता औद्योगिक जेलेटिन इस्तेमाल किया जाए तो लगभग 0.04 युआन बचाए जा सकते हैं। यह मामूली अंतर भी कुछ गैर कानूनी कंपनियों को लालच में डाल सकता है, जबकि उपभोक्ता पूरी तरह बेखबर रहते हैं। आंकड़ों के अनुसार चीन में हर साल योग्य खाने योग्य जेलेटिन का उत्पादन 50,000 टन होता है, जबकि बाजार की मांग लगभग 60,000 टन है, यानी 10,000 टन की कमी है। यही कमी अवैध औद्योगिक जेलेटिन के लिए मौका बन जाती है। अगर नियामक विभाग इस छेद को नहीं भर पाए, अगर कंपनियों की नैतिक सीमा मुनाफे में दब जाए, तो जहरीले कैप्सूल जैसी त्रासदी दूसरे खाद्य क्षेत्रों में भी दोहराई जा सकती है। अगर किसी कर्ज की ब्याज दर 5,959.18% तक पहुंच जाए और जिस व्यक्ति के नाम पर कर्ज देने की बात तय हुई हो वो असल में कोई वास्तविक इंसान ही मौजूद न हो, तो क्या आपको ये अविश्वसनीय न लगेगा? लेकिन ये किसी उपन्यास की कहानी नहीं है, बल्कि कुछ चीनी लोगों के साथ घट चुका एक डरावना दुस्वप्न है। 2025 की शुरुआत में होंग महोदय और वांग महिला को पैसों की तंगी के कारण ऑनलाइन कर्ज देने वाले का संपर्क मिला। होंग महोदय ने जेदैबाओ प्लेटफॉर्म के जरिए एक इलेक्ट्रॉनिक उधारी पर्ची पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 5,000 युआन उधार लिखे थे, लेकिन उनके खाते में वास्तव में सिर्फ 3,500 युआन पहुंचे। केवल 7 दिनों में उनसे 1,500 युआन ब्याज चुकाने को कहा गया, जिसका वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से गणना करने पर 2,234.69% बनता है। वहीं वांग महिला ने रेन रेंशन प्लेटफॉर्म पर 30,000 युआन उधार लिए, लेकिन हाथ में केवल 14,000 युआन आए, जबकि 16,000 युआन ब्याज के नाम पर एक ही बार में काट लिए गए। और इससे भी ज्यादा बेतुकी बात यह थी कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर दिखने में बेहद औपचारिक इलेक्ट्रॉनिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बाद में पता चला कि लेन देन की रकम प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती ही नहीं थी और असली कर्जदाता की पहचान रहस्य बनी रही, क्योंकि GAIDABO, रेन रेंशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक साइन प्लेटफॉर्म पर कर्जदाता फर्जी अकाउंट बनाकर धोखाधड़ी कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ लोग मृत व्यक्तियों की जानकारी से भी अकाउंट रजिस्टर कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म तथाकथित रियल नेम वेरिफिकेशन देता है, लेकिन उसमें कोई वास्तविक सत्यापन क्षमता नहीं होती। एक प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट मैनेजर ने संकेत दिया था, फेस रिकॉग्निशन के लिए आदमी का मौजूद होना जरूरी नहीं है और ना ही आदमी का जिंदा होना जरूरी है। इस ठंडी और बेतुकी टिप्पणी ने सिस्टम की गहरी खामियों को पूरी तरह उजागर कर दिया। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साइन प्लेटफॉर्म अब पेशावर कर्ज देने वाले गिरोहों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का औजार बन चुके हैं। इस तरह के मुकद्दरी मॉडल में पीड़ित अगर मुकदमा करके अपने अधिकार की रक्षा करना भी चाहें, तो उन्हें ये तक पता नहीं होता कि कर्जदाता आखिर है कौन। प्लेटफॉर्म जानबूझकर खुद को अलग रखने वाली संरचना के जरिए, चाहे उधार लेने और देने वालों ने कानूनी रूप से प्रभावी समझौते पर हस्ताक्षर किए हों, फिर भी प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी बनकर जिम्मेदारी से बच निकलता है। न कर्ज देने की निगरानी करता है, न वास्तव में खाते में पहुंची रकम की जांच करता है, न पहचान की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है। GEDAIBAO, रेन रेंशन जैसे प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक उधारियों से लगातार सेवा शुल्क कमाते रहते हैं, लेकिन किसी भी समस्या की जिम्मेदारी नहीं लेते।
न्यू बीजिंग न्यूज के बीके फाइनेंस रिपोर्टर के अधूरे आंकड़ों के अनुसार 2021 के मार्च से 2022 के दिसंबर तक सिर्फ एक अपराधी गिरोह ने इन प्लेटफॉर्मों के जरिए लगभग 146 मिलियन युआन का कर्ज दिया, जिसमें 5,578 पीड़ित शामिल थे और वसूला गया ब्याज कम से कम 38.66 मिलियन युआन था। और 2025 के मार्च तक इस तरह के मामलों का न्यायिक प्रणाली में लगभग कोई रिकॉर्ड नहीं दिखता। भले ही 104 संबंधित न्यायिक दस्तावेज मौजूद हों, वे सभी कुछ साल पहले के हैं और 2025 की शुरुआत से अब तक एक भी अपडेट नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि यह विशाल काला उधार उद्योग अब भी अंधेरे में चलता जा रहा है। कई फर्जी कर्जदाता दावा करते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। उन्हें अपराधियों ने कमीशन के लालच में पहचान जानकारी देने के लिए उकसाया, लेकिन असल में इसके पीछे पेशावर कर्ज गिरोह ही होते हैं, जो सूचना असमानता का फायदा उठाकर उधार प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। और इससे भी डरावनी बात यह है कि न्यायिक जवाबदेही में वे अक्सर बच निकलते हैं, जबकि पीड़ित अकेले कर्ज वसूली की कॉल और भारी कर्ज के बोझ का सामना करते रहते हैं। जब तकनीक का दुरुपयोग गैर कानूनी कामों को वैध दिखने वाला आवरण देने के लिए किया जाए, जब नियमों की कमी पीड़ितों को शिकायत तक का रास्ता न दे, तो समस्या की जड़ सिर्फ कुछ अपराधी गिरोह नहीं रह जाती। ये विटिया नवचार का मुखौटा पहनकर चलाया गया एक घोटाला है, एक ऐसी सूखी रोटी मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की पैकेजिंग से खुद को वैध बनाती है। एक अचानक लगी आग अक्सर एक परिवार की पूरी जमा पूंजी को निगल सकती है और कभी-कभी परिवार के किसी सदस्य की जान भी ले सकती है। बहुत से लोग जब इस त्रासदी पर दुख मनाते हैं, तो अक्सर उस शुरुआती असली अपराधी को नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी बिजली की तार जो देखने में साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर मौत का खतरा छुपाए होती है। चीन के सीसीटीवी मीडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के पहले 8 महीनों में चीन में कुल 6,60,000 आग की घटनाएं हुई, जिनमें 1,324 लोगों की मौत हुई, 1,760 लोग घायल हुए और प्रत्यक्ष संपत्ति नुकसान 4.92 बिलियन युआन तक पहुंच गया। इनमें से 50% से अधिक बड़ी आग की घटनाओं की वजह एक ऐसी बिजली की तार या केबल थी जो मानव के अनुरूप नहीं थी। तो फिर इतनी बड़ी जानहानि और आपदा के बावजूद चीन में गैर मानव तारों आखिर इतनी बड़ी संख्या में कैसे मौजूद हैं? अगर जल्द तड़ जाए तो इसके पीछे एक पूरी ग्रे इंडस्ट्री चेन छुपी हुई है। गुइजू प्रांत के अंशुन शहर में जिनमिंगयांग वायर एंड केबल कंपनी का नाम खुलकर सामने आया। जब रिपोर्टर खरीदार बनकर कंपनी के बिक्री प्रभारी से मिला, तो सामने वाले ने बिना हिचक कहा कि वे ग्राहक की जरूरत के अनुसार खास तौर पर कस्टमाइज करके मानक से नीचे के उत्पाद बना सकते हैं। और दूसरी तरफ रूनछोंग केबल ग्रुप तो नकली माल की वन स्टॉप सेवा तक देता है। वे न सिर्फ ग्राहक के अनुसार गैर मानक तार बना सकते हैं, बल्कि साथ में राष्ट्रीय मानक के नकली सर्टिफिकेट, नकली टेस्ट रिपोर्ट भी तैयार कर देते हैं। यहाँ तक कि पैकेजिंग और बाहरी रूप भी असली मानक उत्पादों से बिल्कुल अलग नहीं दिखता, यानी पूरी तरह हाई कॉपी। ये गैर मानक उत्पादों फैक्ट्री में लंबे समय तक नहीं रखे जाते, बल्कि उन्हें शहर के बाहर गुप्त गोदामों में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर वहीं से पूरे देश के हार्डवेयर बाजारों में बंट दिया जाता है। तो आखिर इन तारों में काला क्या है? गैर मानक तारें अक्सर तांबे के कोर की मात्रा, इंसुलेशन लेयर की मोटाई जैसे अहम मानों में कटौती करके बनाई जाती हैं। कुछ तो रिसाइकल किए हुए तांबे और घटिया प्लास्टिक से भी बनती हैं। ऐसी तारों इस्तेमाल के दौरान बहुत जल्दी गर्म होती हैं, शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है और एक बार ओवरलोड होते ही आग लगने की संभावना बेहद ज्यादा हो जाती है। और बाजार में इन सस्ती तारों की कीमत
अक्सर राष्ट्रीय मानक वाली तारों से 20% से 30% तक कम होती है। जो उपभोक्ता कीमत को लेकर संवेदनशील होते हैं या जो ठेकेदार मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह लालच रोक पाना मुश्किल हो जाता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन रेगुलेशन के अनुसार बिजली की तारों और केबल पहली श्रेणी के अनिवार्य रूप से सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों में आते हैं। बिना सर्टिफिकेशन के उनका उत्पादन और बिक्री प्रतिबंधित है। लेकिन अवैध व्यापारियों की नजर में ये नियम बेकार कागज जैसे हैं। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ऐसे अवैध उत्पाद न सिर्फ बाजार व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन जाते हैं। आपात प्रबंधन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में चीन में केबल में आग लगने और फैलने से 100 से ज्यादा बड़े हादसे हो चुके हैं। कुल मिलाकर 3,20,000 मीटर से ज्यादा केबल जल चुकी है। मरम्मत और पुनर्निर्माण का खर्च बेहद भारी है। सिर्फ बिजली आपूर्ति के नुकसान का आंकड़ा ही 10 बिलियन युआन से ज्यादा है। 2023 में शांशी के ल्यूलियांग में योंगजू कोल इंडस्ट्री के संयुक्त भवन में लगी आग में 26 लोगों की मौत हुई। 2024 में चोंगकिंग के हेचुआन इलाके के एक स्कूल में हाई वोल्टेज केबल ओवरलोड होकर शॉर्ट सर्किट हुआ। हालांकि इसमें कोई जान नहीं हुई, लेकिन इसने लोगों को सुरक्षा खतरे की आइसबर्ग जैसी सच्चाई की एक झलक जरूर दिखा दी। अगर दमकल विभाग समय पर हस्तक्षेप न करता तो नतीजा कल्पना से भी ज्यादा भयानक हो सकता था। ये सब हमें चेतावनी देता है, जब घटिया तारें तोन के हिसाब से बाजार में उतर रही हों, जब नकली माल बनाने वाली फैक्ट्रियों को आम मोटा पैसा कमा रही हों, तो क्या उपभोक्ताओं को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, अगली आग कहीं हमारे ही आसपास तो नहीं लगने वाली? धोखाधड़ी। आपके लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल हो सकता है कि दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस भी है जो हर दिन 2 अरब युआन की कमाई समेत लेता है। ये ना तो हाईटेक रिसर्च है, ना फाइनेंशियल कैपिटल का खेल, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने वाला एक बेहनिकार सा मोबाइल लकी ड्रॉ गेम है। ऐसे लकी ड्रॉ अक्सर तब सामने आते हैं जब आप बिल्कुल भी सावधान नहीं होते। उदाहरण के लिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सर्विस प्लेटफॉर्म न्यू वेबसाइट पर इनवॉइस बनाते हैं, तो पेज अपने आप एक बड़ा स्पिन व्हील वाले लकी ड्रॉ पेज पर चला जाता है और आपको बताया जाता है कि आप जीत गए हैं। आपको 200 युआन का मोबाइल रिचार्ज कूपन मिला है। लेकिन जैसे ही आप खुशी खुशी कंफर्म खरीद पर क्लिक करते हैं, आपके खाते में 200 युआन नहीं आते, बल्कि 30 ऐसे छोटे छोटे कूपन आते हैं जिन्हें देखकर इंसान निराश हो जाए। 10 कूपन 200 पर 10 युआन की छूट और 20 कूपन 100 पर 5 युआन की छूट। अगर आप सच में इन कूपन्स को पूरा इस्तेमाल करना चाहें, तो आपको 15 महीनों के अंदर 4,000 युआन का मोबाइल रिचार्ज करना पड़ेगा। और रिफंड? कस्टमर सर्विस ठंडे लहजे में कहेगी सपोर्ट नहीं है। और ये सब अभी खत्म नहीं होता। एक और आम तरीका ये है कि जब आप पार्किंग में QR कोड स्कैन करके भुगतान करते हैं, तो एक पेज दिखता है, वीडियो मेंबरशिप गिफ्ट, सिर्फ 19.9 युआन। देखने में सस्ता लगता है, ऊपर से पार्किंग कैशबैक का लालच भी रहता है। आप क्लिक करते हैं और व्यापारी चुपचाप ऑटो रिन्यू चालू कर देता है। फिर हर महीने रात 2 बजे ठीक 19.9 युआन काट लेता है। तड़के का ये समय जानबूझकर चुना जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस वक्त मोबाइल नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं देते। एक बार नींद से जगने तक कटौती की जानकारी नहीं सूचनों के बीच पहले ही दब चुकी होती है। और जब आपको इसका एहसास होता है, तब तक कई महीनों से लगातार पैसे कट चुके होते हैं। मोबाइल रिचार्ज कूपन और मेंबरशिप के अलावा एक और
हाई एंड शराब फ्री में पाने वाला ऑफर भी होता है। ग्राहक इनाम जीतने के बाद हजारों युआन की कीमत वाली शराब पाने के लिए अपना पता भरने के लिए गाइड किए जाते हैं। लेकिन असल में उन शराबों की असली कीमत सिर्फ 63 युआन प्रति कार्टन होती है, जिसे बढ़ा चढ़ाकर 4700 युआन दिखाया जाता है और फिर सरप्राइज प्राइस 398 युआन में बेचा जाता है। पूरा प्रोसेस ऐसा दिखता है जैसे आपको इनाम के रूप में फायदा मिल रहा हो, लेकिन असल में ये एक सोच समझकर बना गया कीमत का जाल होता है। यह सब तकनीक और मनोविज्ञान दोनों के जरिए कंट्रोल किया जाता है। तकनीकी तौर पर वे आपके भुगतान के सीन और इस्तेमाल की आदतों को बेहद सटीक तरीके से पकड़ते हैं। इनवॉइस बनाना हो, क्यूआर स्कैन करके पेमेंट हो या कुरियर रिसीव करना, हर जगह जीतने का ललच छुपा होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर वे लकी ड्रॉ, सीमित समय की छूट, मेंबरशिप सिर्फ 0.01 युआन में ट्रायल जैसे शब्दों को बड़ा करके दिखाते हैं और असली फीस की जानकारी व ऑटो रिन्यू वाला समझौता पेज के सबसे नीचे छोटे अक्षरों में छुपा देते हैं, जो लगभग दिखाई ही नहीं देता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके पीछे कोई अकेला व्यक्ति या छोटा गिरोह नहीं है, बल्कि कई लिस्टेड या बड़ी कंपनियों मिलकर इसे चला रही हैं। डुइबा टेक्नोलॉजी, बियान कक्सियानमाओ जैसी कंपनियों विज्ञापन एंट्री और पेमेंट मैकेनिज्म को कंट्रोल करके रोजमर्रा की सेवा के खोल के अंदर चुपचाप कमाई करती हैं। डुइबा नेटवर्क टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार व्यक्ति ने तो ये तक माना कि वे बाजार के सबसे बड़े इंटरैक्टिव एड प्लेटफॉर्म हैं, जिनके मोबाइल ऐप यूजर्स की कवरेज 1.3 अरब से ज्यादा है। जब व्यापारी मुनाफे के लिए इतने जाल बिछा रहे हैं, तो कानून और निगरानी व्यवस्था कहां है? साफ है कि फिलहाल चीन में इस क्षेत्र की निगरानी व्यवस्था अभी भी काफी पीछे है। ऑटो रिन्यू, रिचार्ज कूपन के जरिए जबरन रिचार्ज करवाने जैसे मॉडल्स पर स्पष्ट सीमाएं नहीं हैं और प्लेटफॉर्म्स की ओर से उपभोक्ताओं को चेतावनी भी बेहद अपर्याप्त है और ज्यादातर उपभोक्ता जानकारी की असमानता या गहराई से जांच न करने के कारण आखिरकार चुपचाप पैसे कटते रहने वाले मौन शिकार बन जाते हैं। आपके लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल हो सकता है कि दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस भी है जो हर दिन 2 अरब युआन की कमाई समेत लेता है। ये ना तो हाईटेक रिसर्च है, ना फाइनेंशियल कैपिटल का खेल, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने वाला एक बेहनिकार सा मोबाइल लकी ड्रॉ गेम है। ऐसे लकी ड्रॉ अक्सर तब सामने आते हैं जब आप बिल्कुल भी सावधान नहीं होते। उदाहरण के लिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सर्विस प्लेटफॉर्म न्यू वेबसाइट पर इनवॉइस बनाते हैं, तो पेज अपने आप एक बड़ा स्पिन व्हील वाले लकी ड्रॉ पेज पर चला जाता है और आपको बताया जाता है कि आप जीत गए हैं। आपको 200 युआन का मोबाइल रिचार्ज कूपन मिला है। लेकिन जैसे ही आप खुशी खुशी कंफर्म खरीद पर क्लिक करते हैं, आपके खाते में 200 युआन नहीं आते, बल्कि 30 ऐसे छोटे छोटे कूपन आते हैं जिन्हें देखकर इंसान निराश हो जाए। 10 कूपन, 200 पर 10 युआन की छूट और 20 कूपन, 100 पर 5 युआन की छूट। अगर आप सच में इन कूपन्स को पूरा इस्तेमाल करना चाहें, तो आपको 15 महीनों के अंदर 4000 युआन का मोबाइल रिचार्ज करना पड़ेगा और रिफंड? कस्टमर सर्विस ठंडे लहजे में कहेगी सपोर्ट नहीं है। और ये सब अभी खत्म नहीं होता। एक और आम तरीका ये है कि जब आप पार्किंग में क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान करते हैं, तो एक पेज दिखता है, वीडियो मेंबरशिप गिफ्ट, सिर्फ 19.9 युआन। देखने में सस्ता लगता है,
ऊपर से पार्किंग कैशबैक का लालच भी रहता है। आप क्लिक करते हैं और व्यापारी चुपचाप ऑटो रिन्यू चालू कर देता है। फिर हर महीने रात 2 बजे ठीक 19.9 युआन काट लेता है। तड़के का ये समय जानबूझकर चुना जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग उस वक्त मोबाइल नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं देते। एक बार नींद से जगने तक कटौती की जानकारी नहीं सूचनों के बीच पहले ही दब चुकी होती है, और जब आपको इसका एहसास होता है तब तक कई महीनों से लगातार पैसे कट चुके होते हैं। मोबाइल रिचार्ज कूपन और मेंबरशिप के अलावा एक और हाई एंड शराब फ्री में पाने वाला ऑफर भी होता है। ग्राहक इनाम जीतने के बाद हजारों युआन की कीमत वाली शराब पाने के लिए अपना पता भरने के लिए गाइड किए जाते हैं, लेकिन असल में उन शराबों की असली कीमत सिर्फ 63 युआन प्रति कार्टन होती है, जिसे बढ़ा चढ़ाकर 4,700 युआन दिखाया जाता है और फिर सरप्राइज प्राइस 398 युआन में बेचा जाता है। पूरा प्रोसेस ऐसा दिखता है जैसे आपको इनाम के रूप में फायदा मिल रहा हो, लेकिन असल में ये एक सोच समझकर बना गया कीमत का जाल होता है। यह सब तकनीक और मनोविज्ञान दोनों के जरिए कंट्रोल किया जाता है। तकनीकी तौर पर वे आपके भुगतान के सीन और इस्तेमाल की आदतों को बेहद सटीक तरीके से पकड़ते हैं। इनवॉइस बनाना हो, क्यूआर स्कैन करके पेमेंट हो या कुरियर रिसीव करना, हर जगह जीतने का ललच छुपा होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर वे लकी ड्रॉ, सीमित समय की छूट, मेंबरशिप सिर्फ 0.01 युआन में ट्रायल जैसे शब्दों को बड़ा करके दिखाते हैं, और असली फीस की जानकारी व ऑटो रिन्यू वाला समझौता पेज के सबसे नीचे छोटे अक्षरों में छुपा देते हैं, जो लगभग दिखाई ही नहीं देता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके पीछे कोई अकेला व्यक्ति या छोटा गिरोह नहीं है, बल्कि कई लिस्टेड या बड़ी कंपनियों मिलकर इसे चला रही हैं। डुइबा टेक्नोलॉजी, बियान कक्सियानमाओ जैसी कंपनियों विज्ञापन एंट्री और पेमेंट मैकेनिज्म को कंट्रोल करके रोजमर्रा की सेवा के खोल के अंदर चुपचाप कमाई करती हैं। डुइबा नेटवर्क टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार व्यक्ति ने तो ये तक माना कि वे बाजार के सबसे बड़े इंटरैक्टिव एड प्लेटफॉर्म हैं, जिनके मोबाइल ऐप यूजर्स की कवरेज 1.3 अरब से ज्यादा है। जब व्यापारी मुनाफे के लिए इतने जाल बिछा रहे हैं, तो कानून और निगरानी व्यवस्था कहां है? साफ है कि फिलहाल चीन में इस क्षेत्र की निगरानी व्यवस्था अभी भी काफी पीछे है। ऑटो रिन्यू, रिचार्ज कूपन के जरिए जबरन रिचार्ज करवाने जैसे मॉडल्स पर स्पष्ट सीमाएं नहीं हैं, और प्लेटफॉर्म्स की ओर से उपभोक्ताओं को चेतावनी भी बेहद अपर्याप्त है, और ज्यादातर उपभोक्ता जानकारी की असमानता या गहराई से जांच न करने के कारण आखिरकार चुपचाप पैसे कटते रहने वाले मौन शिकार बन जाते हैं। गरम और त्वचा से सती हुई, यह कपास के उत्पादों के बारे में लोगों की सबसे बुनियादी धारणा है। ये चीजें स्वाभाविक रूप से साफ और सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन जब आप इस गर्माहट के पीछे का सच जानेंगे तो शायद आपकी रीढ़ में भी एक ठंडक दौड़ जाए। काली मिलावटी रुई, यह शब्द कोई डराने वाली अफवाह नहीं है। इसे सबसे पहले 2001 में बड़े पैमाने पर उजागर किया गया था, और यह उसी साल पूरे चीन को झंझोर देने वाला एक प्रमुख शब्द बन गया। कपड़े, रजाइयां और बिस्तर से लेकर सैनिटरी पैड, बच्चों की कॉटन पैंट तक, यहां तक कि अस्पताल के बेड पर भी चढ़े गद्दों तक
काली मिलावटी रुई हैरान कर देने वाली रफ्तार से समझ के हर कोने में फैल गई। शंक्सी में परिवर्तन कर्मियों ने 15 स्कूलों के कॉटन उत्पादनों की जांच की और पाया कि उनमें से 12 तकनीकी स्कूलों में समस्या मौजूद थी। जैसे ताइवान नॉर्मल स्कूल की 5100 कॉटन वस्तुओं में एक भी वस्तु में असली रुई का इस्तेमाल नहीं हुआ था। जिनझोंग शहर में एक बैच के सैनिटरी पैड के अंदर खून के धब्बों वाली इस्तेमाल की हुई मेडिकल कॉटन और सड़ी हुई गाउस थून्स दी गई थी। अगर ऐसे उत्पाद महिलाओं द्वारा रोजाना इस्तेमाल किए जाएं, तो नतीजे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और झेजियांग में एक घरेलू फैक्ट्री में बच्चों की 10,000 से ज्यादा कॉटन पैंट भरी पड़ी थीं। जांच में पता चला कि इन प्यारे दिखने वाले कपड़ों के अंदर देश द्वारा सख्त रूप से प्रतिबंधित पुरानी फटी फाइबर सामग्री भरी हुई थी। आखिर काली मिलावटी रुई कितनी काली होती है? प्रयोगशाला के चूहोनों पर की गई त्वचा उत्सर्जन जांच ने एक चौंकाने वाला जवाब दिया। अक्टूबर 2001 में शंघाई पर्यावरण निगरानी केंद्र के टेक्नीशियंस ने काली मिलावटी रुई को प्रयोगशाला के चूहों के पिंजरे में बिछा दिया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में चूहों के समूह में खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसी प्रतिक्रियाएं दिखाई देने लगी। एक दिन भी नहीं बीता था कि चूहों की पीठ पर घने लाल चकत्ते उभर आए। सबसे गंभीर एक चूहे की पीठ पर 54 लाल बिंदु तक थे। कुल क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर तक पहुंच गया और हल्का सा पपड़ी जैसा भी बन गया। अगर यह इंसानों पर इस्तेमाल हो तो जहरीली एलर्जी, यहां तक कि कैंसर तक का खतरा पैदा हो सकता है। और भी डरावनी बात यह है कि जब इस मिलावटी रुई के गद्दे को खोल कर देखा गया तो पाया गया कि 5 जिन वजन वाली एक रुई की चादर में आधे से भी ज्यादा हिस्सा काले अशुद्ध कणों का था। उड़ती हुई रुई की धूल से सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। कौन सोच सकता है कि ऐसी रुई बच्चों के कपड़ों में या मरीजों के बिस्तर में तक पहुंच सकती है? काली मिलावटी रुई का इस तरह फैलना सिर्फ व्यापारियों की निद्रता नहीं दिखाता, बल्कि व्यवस्था और निगरानी में मौजूद खाली जगहों को भी उजागर करता है। साल 2000 में चीन में कपास का उत्पादन घट गया था, कीमतें तेजी से बढ़ीं और बाजार में मांग आपूर्ति से ज्यादा हो गई। यही माहौल अपराधियों के लिए कमाई का मैदान बन गया। बड़ी मात्रा में घटिया कपास मौका देखकर घुस आई और उसे वैध उत्पादों में मिलाया जाने लगा, जिससे एक दुष्चक्र बन गया। कपास जितनी महंगी, मिलावट उतनी ज्यादा। साथ ही बाजार में भरोसे की व्यवस्था अभी मजबूत नहीं थी। कुछ बेईमान व्यापारी सिर्फ मुनाफे के पीछे भागते, भले ही उन्हें पता था कि इससे किसी की जान तक जा सकती है, फिर भी वे नकली को असली बनाकर बेचते रहे। बेकार रई की कीमत प्रति टन 700 युआन से बढ़कर 5000 युआन तक पहुंच गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका बड़े पैमाने पर नकली रई उत्पाद बनाने में इस्तेमाल हो रहा था। और भी दिल तोड़ देने वाली बात यह है कि नकली उत्पादन और बिक्री अक्सर अकेले नहीं होती। कुछ जगहों पर तो कंपनियों और कुछ सरकारी विभागों और परिवर्तन कर्मियों के बीच हितों की साठगांठ तक सामने आई। हालांकि 2001 में काली मिलावटी रुई को बड़े पैमाने पर उजागर किया गया था और कई जगहों पर सरकार ने जोरदार कार्रवाई भी की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। निगरानी को मजबूत करना हमेशा से बाजार की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त रही है। ठीक है, तो यही आज के वीडियो की पूरी सामग्री थी। आज हमने चीन के 10 सबसे काले करनमों वाले उत्पादों के बारे में बात की। इनमें से कौन सा आपको सबसे ज्यादा याद रह गया?
नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।